आचार्य विनोबा भावे जी का जीवन त्याग, तपस्या और आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों का प्रतीक था। महात्मा गांधी जी के मार्गदर्शन में उन्होंने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र कराने के लिए सत्याग्रह व स्वाधीनता आंदोलनों का कामयाब नेतृत्व किया। 4 फरवरी 1916 में काशी में गांधी जी के एक भाषण सम्मेलन में विनोबा भावे पहली बार गांधी जी से मिले और गांधी जी के राष्ट्र निर्माण व व्यापक लोकहित के उद्गार सुनकर उनसे प्रभावित हो उठे। सन्यास की साध में सत्य खोजने घर से निकले विनोबा जी ने अपने सत्य की जिज्ञासा को भारत के हृदय प्रदेश की धड़कनों को पहचानने व देश के प्रवीण निर्माण और देशवासियों को स्वाधीन करने के लक्ष्य में परिणत कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम में उतरने से पहले विनोबा जी ने हरिजनों की अस्मिता और सम्मान के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। 1923 से 1942 तक विनोबा जी की भारत स्वतंत्रता संग्राम करते हुए अनेक जेल यात्राएं हुईं। उन्होंने अपनी किताब अहिंसा की तलाश में बताया कि जेल में सच्चे आश्रमी जीवन का अनुभव हुआ। गिनती के कपड़े, पानी का लोटा और एक कटोरा, बस इतना ही सामान। इससे अधिक संग्रह व्रत का पालन और कहां हो सकता था। और फिर चिंतन मनन के लिए भरपूर समय। 1923 में विनोबा भावे को नागपुर में झंडा सत्याग्रह करने पर अंग्रेजों द्वारा जेल भेजा गया। उस समय उनको नागपुर जेल में रखा, फिर वहां से अकोला जेल में भेज दिया गया। नागपुर जेल का अनुभव विनोबा जी ने अपने शब्दों में कुछ ऐसा कहा। वहाँ मुझे एक दफा सॉलिटरी सेल यानी एकांत कोठरी में रखा गया। छोटा सा 8 फीट चौड़ा 9 फीट लंबा कमरा था। पढ़ने लिखने के लिए किताबें, पेंसिल, कागज कुछ भी साथ नहीं रखने देते थे। बाहर जाने की भी छूट नहीं थी। बिल्कुल पागल बनने का ही कार्यक्रम था, परंतु मैंने अपना दिन भर का कार्यक्रम बना लिया था। कुल 10 घंटे सोता था, 2-3 घंटे ध्यान, 3-1 घंटे खाना पीना, नहाना धोना इत्यादि, और 8 घंटे वहीं अपने कमरे में घूमना। साथ ही जो पद्य मुझे कंठस्थ थे वे गाता रहता था। विनोबा जी तो उस एकांत कोठरी में भी ध्यान साधन और चिंतन मनन में लीन रहते। नागपुर जेल के वार्डर और सिपाही रोज उन्हें मस्ती और आनंद में डूबा हुआ देखते थे। कभी वे पास आकर बैठ जाते और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान व उन्नति के लिए विनोबा जी से मार्गदर्शन व संदेश लेते। भारत की आजादी के लिए लड़ रहे विनोबा जी का कारावास में बिताया हुआ समय भी अद्भुत रहा। जब जेल अधिकारियों ने विनोबा जी को कठिन परिस्थितियों में भी मस्त देखा तो उन्हें जनरल वार्ड में डाल दिया। 1932 में विनोबा जी को 6 महीने धुलिया जेल में काटने पड़े। वहां उनका मुख्य कार्यक्रम लोगों को उत्साहित व खुशहाल रखने का रहा। वहां बहुत से ऐसे कैदी थे जिनको जेल का जीवन नीरस लगता था, मानसिक कष्ट से ग्रस्त थे, हिम्मत हारे हुए थे। विनोबा जी ने अपनी प्रेरणादायी मनोबल वाली बातों से सभी को जीवन जीने में रुचि दिलाई। जब विनोबा जेल जाते थे तब वे अपने एकांत का प्रेम बिल्कुल भूल जाते थे। उन्होंने धुलिया जेल के सभी राजनीतिक कैदियों से अच्छे संबंध भी स्थापित किए। जेल में केवल C श्रेणी वाले कैदियों को काम दिया जाता था। विनोबा जी B श्रेणी के कैदी थे, इसलिए उनको कोई काम नहीं दिया गया, पर यह सहूलियत उनको कतई स्वीकार न थी। उन्होंने जेलर से काम मांगा। जेलर ने इनकार कर दिया तो उन्होंने कहा, मैं यहाँ खाना खाता हूँ, बिना काम किए खाना मेरा धर्म नहीं। अगर काम नहीं मिला तो मैं खाना छोड़ दूंगा। परंतु जेलर ने फिर से आग्रह किया कि वे उन्हें काम नहीं दे सकते। यदि उन्हें कुछ करना ही है तो वे स्वयं ही खोज लें। तो फिर विनोबा जी ने पूरे जेल की रसोई की पूर्ण जवाबदारी ही संभाल ली। सभी कैदियों के साथ मिलजुल कर भोजन बनाया करते थे। बीमार और बूढ़ों का भी कार्य विनोबा और उनके अन्य साथी कर लेते थे। चक्की पीसते पीसते ज्ञान चर्चाएं भी होती। वह जेल नहीं रहता, आश्रम ही बन जाता। धुलिया जेल के जेलर में विनोबा जी के प्रति अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न हो गई।
विनोबा जी के संचालन में वहां बनती दाल के सब दीवाने थे। सभी खूब चाव से खाते थे। इतनी प्रवृत्ति, कैदियों से घुल मिलकर पूरा समय उनके साथ चर्चाएं एवं कार्य करने में दिन कैसे खत्म हो जाता था पता ही ना चलता। बहुत लोगों को आश्चर्य भी लगता था कि जो व्यक्ति इतने एकांत प्रिय हैं, वे जेल में इतने समाज प्रेमी कैसे बन गए। तो वे विनोद में पूछते, क्या आप मेरी गिनती असामाजिक तत्वों में करते हैं? गीता के श्लोकों व प्रसंगों पर सत्संग करना, आध्यात्मिक व दार्शनिक विषयों पर मंथन व चर्चा करना, कुछ ऐसे उन्नत करने वाले कर्म करते करते विनोबा जी ने अपने बंदी गृह के समय का उचित उपयोग किया। मेरे मन पर मेरी माँ का जो संस्कार है उसके लिए कोई उपमा नहीं है। मुझे अनेक सत्पुरुषों की सत्संगति प्राप्त हुई है। अनेक महापुरुषों के ग्रंथ मेरे पढ़ने में आए हैं जो अनुभव से भरे हैं। उन सबको मैं एक पलड़े में रखकर तौलता हूँ और माँ से साक्षात भक्ति का जो शिक्षण मिला उसे दूसरे पलड़े में रखकर तौलता हूँ तो वह दूसरा पलड़ा भारी होता है, उसका वजन ज्यादा होता है। वह कहा करती थी, जो देता है वह देव है, जो रखता है वह राक्षस। उसकी शिक्षा का मुझ पर इतना असर हुआ कि मेरा मानना है कि अगर वह शिक्षा न मिलती तो मुझे भूदान यज्ञ की प्रेरणा न मिलती। माँ को कोटि कोटि प्रणाम। मैं इस बात को निखालसता से स्वीकार करता हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा विनोबा भावे ने प्रभावित किया है। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन पर रस्किन की अनटू दिस लास्ट पुस्तक का प्रभाव पड़ा, वैसे ही मेरे जीवन पर विनोबा की आत्मज्ञान और विज्ञान पुस्तक का प्रभाव पड़ा। सबसे पहले जब मैं जेल में आया तब यही विनोबा की आत्मज्ञान और विज्ञान पुस्तक साथ थी। जेल के प्रारंभिक दिनों में हार्डकोर की कोठरी में से जब 3-4 दिनों तक लगातार मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं निकाला जा रहा था, तब इसी पुस्तक ने संजीवनी का काम किया, मन को ढांढस बधाई। इस पुस्तक की प्रस्तावना ने मुझे सांत्वना दी, ढांढस बधाया। मैं इस पुस्तक को सुबह शाम, दोपहर रात्रि कहीं से भी पन्ने पलटकर पढ़ने लगा। विनोबा के चिंतन का असर मेरी बुद्धि पर अधिकाधिक होने लगा, यहाँ तक कि मानो मेरे अंतःकरण ने उनकी शिष्य वृत्ति ही ग्रहण कर ली। विनोबा को मैं गुरु स्थान पर देखने लगा। उनके भारत के संस्थापित सभी आश्रमों के प्रति मुझे मेरा कर्तव्य बोध भी महसूस होने लगा। मैंने कागज लेकर विनोबा जी का संक्षिप्त बायोडाटा बना दिया, जिसमें उनके जन्म से लेकर अंतिम समय तक होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र था।